आज का विषय है मेरा स्वास्थ्य की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, हेल्थ ट्रीटमेंट एंड क्योर थ्रू आयुर्वेदा मेडिसिन। इस विषय पर करीब करीब हम जितना बन सके उतना शॉर्ट में व्यवस्थित कुछ बात करेंगे। पहली बात यह है कि भारत की जो पूरी की पूरी आध्यात्मिक परंपरा है, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, वो वेदों के आधार पर टिकी हुई है। वेद, लोग मानते हैं कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और उन 4 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऐसे 4 वेद हैं। उन 4 वेदों में आयुर्वेद अथर्ववेद का एक भाग है। एक वेद का नाम है अथर्ववेद, 4 में से अथर्ववेद का उपवेद है जिसका नाम आयुर्वेद है। एक तरह से आयुर्वेद को पंचम वेद भी कहा जाता है। ये 5वां वेद है आयुर्वेद। और आयुर्वेद का ज्ञान मूलतः वेदों की ही उज्जवल परंपरा का एक भाग है। ऋषियों ने उस पर बहुत अनुसंधान किया, पूरी जिंदगी लगा दी और नेचुरल मेडिसिन टेक्निक हमारे सामने उन्होंने दी। सबसे बड़े ज्ञाता थे चरक ऋषि, उसके बाद आए धन्वंतरी, उसके बाद आए सुश्रुत, उसके बाद आए निघंटु, पाराशर, और उस परंपरा में सबसे अंत में आए बाणभट्ट, जिन्होंने बहुत काम किया। बाणभट्ट जो है दैट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द आयुर्वेदा, लेटेस्ट वर्जन, टुडेज वर्जन। बाणभट्ट ने क्या किया, आवाज जरा रखनी पड़ेगी। हेलो, ओके। बाणभट्ट ने क्या किया, आवाज ज्यादा आ रही है? अब ठीक है? अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। थैंक यू। जरा इशारा करना आवाज, मैं माइक को हटा दूर कर लूंगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बाणभट्ट ने सबसे बड़ा काम क्या किया, चरक ने जो जिंदगी लगाकर रिसर्च किया वो इतना गूढ़ था, चरक के ग्रंथ आप पढ़ नहीं पाएंगे, खोलेंगे तो भी नींद आएगी। इतनी गूढ़ सीक्रेट लैंग्वेज है। बाणभट्ट ने क्या किया, उन जटिल सूत्रों को, उन कॉम्प्लिकेटेड सूत्रास को, टांजास को उन्होंने बहुत सिंपल मेथोडोलॉजी में पब्लिक के सामने रखा। और इतने बड़े बड़े चरक के वॉल्यूम को बाणभट्ट ने 7000 सूत्रों में दे दिया। खाली 7000 सूत्र लर्न कर लो तो आप आयुर्वेद के एक्सपर्ट बन सकते हैं। वो सूत्र आज अवेलेबल है, बाणभट्ट के ग्रंथ आज अवेलेबल है, और उसके मुख्य ग्रंथ 2 है। एक ग्रंथ का नाम है अष्टांग हृदयम और दूसरे ग्रंथ का नाम है अष्टांग संग्रहम। ये 2 वॉल्यूम बाणभट्ट की खुद की कमेंट्री है बेस्ड ऑन चरक। 7000 सूत्रास, सिंपल
सिंपल सूत्रास, जस्ट लाइक पतंजलि ऋषि ने योग के सूत्र दिए, वैसे ही बाणभट्ट ने हेल्थ के सूत्र दिए। 7,000 में मैं आज आपके सामने 8-10 सूत्र बताऊंगा। इतना भी कर लो तो 7,000 सूत्रों में माथा मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को डॉक्टर बनना हो आयुर्वेद में और ट्रीटमेंट करनी हो और हीलिंग करना हो तो जाए डीप में, बट फॉर योर पर्सनल हेल्थ आज जो मैं बता रहा हूं इतना भी आप करें, मोर देन इनफ। मैं जरा बता दूं ताकि हमारी श्रद्धा थोड़ी प्रूव हो। बाणभट्ट कोई सामान्य आदमी नहीं थे। बाणभट्ट की उम्र थी 135 साल और 135 साल जीने के बाद भी उसकी डेथ नहीं हुई, इच्छा मृत्यु हुई। इच्छा मृत्यु का मतलब अब वो जीना नहीं चाहते थे, मौत उसके खुद के कंट्रोल में थी। इच्छा मृत्यु का मतलब है मैं चाहूं तभी मैं शरीर छोड़ूं, मैं ना चाहूं तो आई विल लीव कंटिन्यू। दैट इज कॉल्ड इच्छा मृत्यु। मीन्स डेथ कम बाय डिजायर नॉट बाय ग्रेस। अपनी डिजायर से डेथ आती है। इतने बाणभट्ट ने इतना कुछ किया तो खुद तो इच्छा मृत्यु कर ही सकता है नेचुरली, और 7,000 सूत्र को जो घोल कर पी गया हो। और आयुर्वेद शास्त्र का मतलब ही है कि आयु बढ़ाने वाला शास्त्र। आयु यानी एज, लाइफ स्पैन। वेद यानी शास्त्र, लाइफ बढ़ाने वाला जो शास्त्र है उसी को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि रोग का इलाज नहीं करना है। वी डोंट क्योर द डिजीज, वी प्रिपेयर द मैन by which he cannot suffer the disease। ये आयुर्वेद का स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हम रोगों की ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, आदमी को इस तरह से तैयार करते हैं कि बीमारी आए ही नहीं। ये पहला प्रिंसिपल आयुर्वेद का। आयुर्वेद का दूसरा प्रिंसिपल है सारी बीमारियां वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस से होती है। The root of all the diseases, small and big, is based on Vat, Pitta and Kapha. और ऐसा माना गया है कि एकमात्र वायु के कारण कितनी बीमारियां होती है, एकमात्र पित्त के कारण कितनी बीमारियां होती है, और एकमात्र कफ के कारण, तीनों के कारण मल्टीप्लाई होती डिजीज। कैसे? आयुर्वेद कहता है वायु के कारण 80 टाइप की डिजीज होती है। ओनली बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ वायु 80 टाइप ऑफ डिजीज क्रिएट इन द बॉडी। एक खाली पित्त के इम्बैलेंस से 46 टाइप के डिजीज होती है। 46 बिकॉज ऑफ पित्त, और 28 टाइप की डिजीज कफ के इम्बैलेंस से होती है। अब गिन लीजिए कितनी हुई टोटल। ये सारी बीमारियां बिकॉज ऑफ वात, पित्त एंड कफ से होती है। तो ये दूसरा प्रिंसिपल आयुर्वेद का, वात, पित्त और कफ को बैलेंस करे। आयुर्वेद की तीसरी बिलीफ सिस्टम यह है कि पेशेंट कैन बी
लिए एक्सपर्ट डॉक्टर। आयुर्वेद कहता है कि रोगी सबसे अच्छा डॉक्टर बन सकता है, सबसे अच्छा, उतना अच्छा जितना डॉक्टर भी नहीं है। पेशेंट, उसके लिए सिर्फ जरूरी है थोड़ा वात पित्त का ज्ञान, थोड़ा भोजन का ज्ञान, थोड़ा शरीर का ज्ञान। अगर ये 3 नॉलेज हो जाए तो एवरी पेशेंट इज अ ग्रेट डॉक्टर। क्योंकि पेशेंट को अपनी बीमारी का जितना नॉलेज है उतना डॉक्टर को भी नहीं है। डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाएगा तो डॉक्टर पूछेगा तुझे क्या हो रहा है, हु इज नॉलेजेबल? बोलो, डॉक्टर हर चीज पूछेगा तुझे क्या हो रहा है, हर सिम्टम्स को जानने की कोशिश करेगा। और फिर डॉक्टर जो मेडिसिन लिखेगा वो सिम्टम्स की लिखेगा कि मरीज की लिखेगा? सिम्टम्स की लिखेगा। मैं कहूंगा मुझे सर्दी है तो सर्दी की दवा दे देगा। आयुर्वेद के पास जाओ, वो कहे कि आपको जुकाम हो रहा है तो इसका मतलब इस सर्दी को क्योर नहीं करना है, कफ को बैलेंस करना है। रूट में जाता है। आयुर्वेद सिम्टम से नहीं लड़ता है, बीमारी के रूट से लड़ता है, और वो रूट है वात पित्त और कफ। जितना भी मेरा नॉलेज है, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन आयुर्वेदा, बट जितना भी मेरा नॉलेज है मैं आप तक शेयर करूंगा। और इस लेक्चर के बाद अगर आप आयुर्वेद के प्रति, नेचुरल मेडिसिन के प्रति अगर इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो, तो मेरा लेक्चर और आपका आना सक्सेस। मेरा काम पूरा आयुर्वेद का नॉलेज देना नहीं है, मेरा काम आपको नेचुरल मेडिसिन की ओर इंस्पायर करना है। एक बार आप इंस्पायर हो गए ना तो फिर घर जाके गूगल चालू, फिर घर जाके विकिपीडिया चालू। कितना नॉलेज है साहब। आपको अपने कमरे से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है विद्वान बनने के लिए। इतना नॉलेज एक्सप्लोर हुआ है आज पूरे वर्ल्ड में। इसलिए मैं टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूं। उन्होंने बहुत हमारे ऊपर उपकार किया है। जहां नॉलेज लेने के लिए हमें ऋषिकेश जाना पड़ता था, काशी जाना पड़ता था और 12-12 साल रहना पड़ता था, आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहां बैठकर हम सब कुछ पा सकते हैं। विज्ञान की इतनी बड़ी हमारे पर एक कृपा हुई है, उसका हम लाभ लें। गूगल का मिसयूज भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। हाँ? तो मैं जरा भी साइड ट्रैक नहीं होऊंगा क्योंकि मेरी आज बहुत मुझे संयम से बोलना पड़ेगा, बहुत छूट जाएगा। नहीं तो मैं चाहता हूं मैक्सिमम आपको दे दूं जो मेरे पास है। तो ये आयुर्वेद है। क्लियर? बेसिक चीज मैंने बता दी। अब मैं आपको थोड़ी सी बात आयुर्वेद की, जो बाण भट्ट ने जो 7000 सूत्र दिए हैं, वो कुछ सूत्र आपके साथ में शेयर करूं। लेकिन एक बात पक्की दिमाग में रखना कि फूड पर जितना रिसर्च हिंदुस्तान ने किया है वर्ल्ड में किसी ने नहीं। वर्ल्ड में फूड पर इतना रिसर्च हिंदुस्तान ने किया। हिंदुस्तान में भी आयुर्वेदाचार्यों ने किया, किसी ने नहीं किया। हम अहोभागी हैं धन्वंतरी के, सुश्रुत के, चरक के, कि जिन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर छोड़कर गए हैं। और हम शुक्रगुजार हैं बाण भट्ट के कि बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज में उन्होंने हमारे सामने बातें रखी। क्यों हिंदुस्तान में इतना रिसर्च हुआ फूड का, यूरोप अमेरिका में क्यों नहीं हुआ? यह फूड है ही नहीं, रिसर्च हो क्या? कुछ खाने को ही नहीं है, क्या रिसर्च हो? कुल मिलाकर अमेरिकन लोग खाते क्या है? ब्रेड, चीज और सलाद। सलाद क्या बोलते हैं जो, मुझे 5 साल लगेंगे प्रैक्टिस करने में। सलाद, बस कुल मिलाकर 5-7 चीज उनके पास है। और यहां चीज है क्या खाने को? कोई भी आइटम आप 25 आइटम बना लो अमेरिका के, लेकिन सब में मूल तो ब्रेड ना।
मूल तो मैदा ना, मूल तो व्हाइट फ्लावर ना, और वेजिटेबल और मीट, इन तीन चीजों को मिला के खा लो, सैंडविच बना लो, जाइए बना लो, सब कुल मिलाकर ये तीनों चीजों का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। हिंदुस्तान में चीजें कितनी खाने की, इन नॉन वेज लोगों को ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान के पास खाने की चीजें कितनी है। तो भोजन पर इसलिए सबसे ज्यादा रिसर्च हिंदुस्तान ने किया, पहली बात। और भोजन में इतने प्रयोग बताए आयुर्वेद ने, इतने, आप आराम से कर सकते हो साहब। मैं सूत्र जो बताने जा रहा हूं, इजीली यू कैन प्रैक्टिस इन योर डे टू डे लाइफ, इजीली। कुछ इजीली नहीं होगा तो इसलिए कि आप अनइजी हो गए हो, आपने अपनी लाइफस्टाइल इतनी जटिल बना ली है, इसलिए आपको अनइजी लग रहा है। बाकी एवरीथिंग इज इजी। पहला सूत्र, मैं बिल्कुल पहला सूत्र, जब पहले सूत्र ही खतरनाक है, सॉरी। लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है साहब, अनपढ़ भी पढ़ सकता है, बुद्धिहीन भी समझ सकता है। पहला सूत्र बाण भट्ट ने दिया आयुर्वेद का, सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श जिस फूड को मिले वही फूड हेल्दी। फिर रिपीट करो, जिस भोजन में सूर्य का प्रकाश मिले और पवन का स्पर्श मिले वही फूड सबसे बढ़िया। पता नहीं इसकी व्याख्या आप करना, मेरे से होशियार हो आप लोग। इन सूत्र इतना है, आपके रसोई घर में जब आप खाना पकाते हो गैस पर, ये दो चीजें मिलती है कि नहीं, ध्यान रखो। सूर्य का प्रकाश आना चाहिए और हवा का स्पर्श होना चाहिए, हवा का वेंटिलेशन होना चाहिए और सनलाइट होनी चाहिए। आ गया वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद में वास्तुशास्त्र आ गया, देखिए आप। तो ये चीज है कि नहीं। अब बेसमेंट में जो किचन है वहां तो कहां प्रकाश, कहां लाइट, कहां हवा, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ी थोड़ी व्याख्या करूंगा फिर आपके छोड़ देता हूं क्योंकि विषय छूट जाएगा, बहुत लंबा विषय है। कुकर में खाना पकाते हैं, कुकर में, प्रेशर कुकर, इस पहले सिद्धांत की आत्महत्या। कुकर में आप खाना पकाओ, प्रकाश भी नहीं जा सकता है सूर्य का और हवा का स्पर्श भी नहीं होता है। अंदर की हवा बाहर आ सकती है कुकर में, बाहर की हवा अंदर नहीं जाती है। प्रकाश जाने का तो सवाल ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कुकर में पकाया गया खाना हेल्दी नहीं है। जहां प्रकाश न जाता हो, जहां पवन न जाता हो, वो खाना हेल्दी नहीं है। फ्रीज जितना जितना मेरी बुद्धि मुझे इस सूत्र की जो मेरे को एनालिसिस करने में मुझे कुछ मदद मिल रही है, फ्रीज में कहां लाइट जाती है। मैं कह रहा हूं सूर्य का प्रकाश, लैंप नहीं जो अंदर पड़ा है, सूर्य का प्रकाश जहां जाए और हवा का स्पर्श हो। फ्रिज में कहां हवा का स्पर्श अंदर जाता है, वो खाना अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा नॉट हेल्दी। और कितने दिनों का खाना फ्रिज में पड़ा रहता है, जहां सनलाइट भी नहीं, जहां पवन भी नहीं। आप मत सोचिएगा कि फ्रिज में खाना खराब नहीं होता है। ठीक है, स्पीड में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बाहर रखोगे तो शायद 48 मिनट में खराब हो जाए, फ्रिज में रखो तो 48 घंटे में खराब होगा। खराब तो होगा, उसमें भी बैक्टीरियल प्रोसेस होगी इंटरनली, फ्रिज में भी। एनीवे, तो कुकर का खाना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? कुकर में
अग्नि नीचे से ऊपर जाती है। कुकर में अग्नि का स्पर्श होता है, ऊपर से भाप, कुकर के अंदर जो भाप है उसका प्रेशर पड़ता है, अंदर से अग्नि, ऊपर से भाप, उसके प्रेशर से वो अन्न जो है वो टूट जाता है और वो अन्न एक तरह से लगता है कि कुक हो गया, कुक नहीं होता है, वो फूल जाता है, उसके प्रेशर से वो थोड़ा लूज हो जाता है, पकता नहीं है, कुक नहीं होता है। और आयुर्वेद का इसमें नहीं है, लेकिन इसी की व्याख्या में ऐड कर दूं। आयुर्वेद कहता है जितना धीमे अग्नि से पकाया गया खाना हो वही ज्यादा हेल्दी है। अब कुकर में कहां धीमी अग्नि आती है? वो तो अंदर का ही इतना प्रेशर है, वो नेचुरल हीट नहीं आ रही है। और कुकर प्रेशर, हम इसको प्रेशर कुकर बोलते हैं। प्रेशर शब्द क्यों डाला? क्योंकि वो प्रेस करता है, वो जबरदस्ती खाने को कुक करने की कोशिश करता है। नेचुरल प्रोसेस नहीं है कुक, वो प्रेशर शब्द ही इटसेल्फ इज नॉट हेल्दी। तो धीमी अग्नि से पकाओ खाना, टाइम लगने दो। चाय बनाओ तो चाय बनने में 15 मिनट लगनी चाहिए। हाँ, वो कड़क करने में नहीं, आप कहेंगे 15 मिनट लगाएंगे, लेकिन फूल तो कड़क होगी, वो पकेगी नहीं। धीमे फायर में आप खाना पकाओ। क्लियर हो गया? और फ्रिज वाली चीज, इसको भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी चीजें आप अवॉइड कर लो, लेकिन कोशिश करो साहब, फ्रेश खाने की कोशिश करो ना जहां तक हो सके। इमरजेंसी के सिवाय कुक किया हुआ खाना क्यों फ्रिज में डाल देते हो? कुक किया हुआ, हाँ रो खाना डालो, आपके वेजिटेबल से फ्रिज में रखो, लेकिन कुक किया हुआ खाना फ्रिज में डालना हेल्थ के लिए खतरनाक। क्योंकि वो खाना जब आप खाओगे तो फिर वापिस क्या करोगे? बोलो, फिर गर्म करोगे। तो एक ही खाना दूसरी बार गर्म करना, सारे इंग्रेडिएंट्स खत्म, सारे न्यूट्रिशियंस खत्म। इसीलिए जहां तक हो सके फ्रेश खाना, ताजा बनाया हुआ खाना। और साहब हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप अंदर अंदर स्माइलिंग कर रहे होंगे ये आयुर्वेद के स्टेटमेंट के बाद। आयुर्वेद तो यहां तक कहता है खाना बनाने के बाद, दूसरा सूत्र, 48 मिनट में खाना खा लो। मुस्कुराइए अंदर बाहर। You have to finish your cooked food within 48 minutes. आयुर्वेद कहता है, ये आयुर्वेद का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र सूर्य का प्रकाश मिले और पवन का स्पर्श मिले। दूसरा सूत्र कुक किया हुआ खाना 48 मिनट में फिनिश करो। अब यह मुझे पता है सब टाइम कहां, बोलो बोलो बोलो, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ आपकी प्रॉब्लम मालूम है, फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि हम बिगड़ चुके हैं। आयुर्वेद वही का वही है। वी हैव टू चेंज अवर लाइफ स्टाइल, और सारी बीमारियां इन सब गड़बड़ी के कारण आती है। और चलो कुकर में खाते हैं, पकाते हैं। कुकर भी कौन सा? एल्यूमिनियम का, डेंजरस दुश्मन। एल्यूमिनियम का पकाया गया खाना दुश्मन। खोज करो जरा, रिसर्च करो, आप इंटेलिजेंट हो। हिंदुस्तान में एल्यूमिनियम कब से यूज करना चालू हुआ? अंग्रेजों ने चालू किया। किसके लिए चालू किया? जेल के कैदियों के लिए चालू किया। जेल के कैदियों के लिए। जेल के कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाया गया खाना पिरसा जाता था। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारियों को पनिशमेंट देना था। क्रांतिकारी समझ गए?
जो देश के लिए आजाद हुए, डाल दिए जेल में, उनको एल्यूमिनियम में खाना दिया जाता था साहब, ताकि जल्दी मरे। और वही अंग्रेज तो चले गए, एल्यूमिनियम छोड़ के गए, लेकिन ऑप्शन है, स्टील का कुकर भी आता है, आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या फर्क पड़ता है स्टील के कुकर में। और सबसे अच्छा तो है यहां के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए, सोलर कुकर। सोलर कुकर हिंदुस्तान के लिए सबसे बढ़िया। सोलर कुकर में आप अपने बर्तन बदल लो, जो गवर्नमेंट के सोलर कुकर बहुत चीप, आप खाली एल्यूमिनियम की जगह आप अपने बर्तन बदल सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा था यहां पर तो सनलाइट है नहीं, तो सोलर कुकर भी वर्क नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट कम से कम पहला मॉडिफिकेशन तो करे, एल्यूमिनियम घर पे हो निकालो बाहर, पहले स्टील के लाओ, इज बेटर। आयुर्वेद तो उसमें भी ज्यादा बिलीव नहीं करता है, आयुर्वेद तो कहता है धातुओं में जाओ, और कांसे में और तांबे में, उसमें जाओ आप। और आयुर्वेद तो उससे भी आगे जाकर कहता है मिट्टी में खाना पकाओ, मिट्टी के बर्तनों में। अब आइएगा राजकोट में बताऊंगा, मेरे किचन में मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के। गांव के कुछ लोगों ने मुझे, कुम्हार ने बनाकर मुझे दी। आप भी शायद हिंदुस्तान में अगर रहे हो बचपन में और गांव में रहे हो, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता था। सो स्वीट, उसमें कोई न्यूट्रिशंस के भी खत्म नहीं होते हैं। मिट्टी, शायद हमारे हिंदुस्तान में वो कुम्हार, जो क्या बोलते कुम्हार को, कोबलर, सॉरी पोटर, कुम्हार साहब, हिंदुस्तान में कुम्हार को इतना नॉलेज था कि कौन से बर्तन में कौन सा खाना पकाना। आज वो परंपरा पूरी खत्म हो रही है और मिट्टी के बर्तन खत्म हो रहे हैं। आज भी आप गांव में चले जाओ, मैं जाता हूं कई बार, क्योंकि मैं वो गांव में बहुत काम करता हूं, और गांव में जाता हूं तो गांव के घरों का खाना खाता हूं, मिट्टी का पकाया हुआ, मिट्टी में सब इतना टेस्टी आप कल्पना नहीं कर सकते। हो सकता है मैंने राजकोट में क्रिएट किया, थोड़ा पकने में टाइम लगता है, मिट्टी के बर्तन में थोड़ा टाइम, आपके दोस्त क्या बोलते हैं, इंस्टेंट नहीं होता है। इस अमेरिका में तो कॉफी भी इंस्टेंट, चाय भी इंस्टेंट, उपमा भी इंस्टेंट, बस वो डाल दिया, जरा वार्म कर लो। और ओट मिल तो सबसे इंस्टेंट, बस आयुर्वेद इंस्टेंट का दुश्मन है। जो चीज इंस्टेंट हो जाए आयुर्वेद उसका विरोधी है। जो चीज जितनी स्लो हो वो चीज उतनी ही हेल्दी है। तो 2 सूत्र मैंने दिए। पहला सूत्र, सूर्य का प्रकाश मिले। अपने घर में किचन का लोकेशन इस तरह से सेट करो कि वहां एक खिड़की हो, थोड़ा सा हवा का अवर जवर हो, और थोड़ा सा इस तरह से सेट करो कि कुकर, आप कुकर में नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, आप नॉर्मल बर्तन में खाना पकाओ ना, चावल भी आप नॉर्मल बर्तन में पकाओ, थोड़ा टाइम लगेगा। आई नो टाइम की प्रॉब्लम है, उसका भी मैं समाधान दे दूं अभी। आप अगर फास्ट खाना पकाओगे तो बीमार पड़ोगे, और बीमार पड़ोगे तो 15 दिन हॉस्पिटल में आराम करो। चॉइस इज योर्स। 15 दिन हॉस्पिटल में रहना है कि खाना 15 मिनट लेट खाना है, दोनों में एक ही बात है। इधर आप स्पीड से खाना पकाओगे तो आप हॉस्पिटल में 15 दिन आपको बिगाड़ने पड़ेंगे। और मैं इसमें भी टाइम वेस्ट होने की बात नहीं कर रहा हूं। अब धीमे आप खाना पकाने की स्थिति में रख लो और उसके बाद आप कुछ भी करो। उस समय आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर किताब पढ़ो और कुछ करो। मैं अच्छी चीज बताऊं ना, बाकी बुरी चीजें तो आप काफी करते, फोन पे बातें करते, किचन में भी टीवी रहता है, वो सब चीजें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्लो फायर में खाना पकाओ, प्लीज ट्राई करो। खाना अच्छी तरह कुक होगा। तीसरा सूत्र, दूसरा मैंने सूत्र दिया, 48 मिनट में कुक किया। यानी इंडिया में आज भी मैं देखता हूं, इधर से वो किचन में खाना तैयार हुआ, टेबल पे रखा और खाना चालू। અહીંયા તો તમને જો મને બહુ દયા આવ્યો, સાચું કે બહુ દયા આવે। આટલી મહેનત, इतनी, सॉरी फिर हिंदी बोलूँ मैं, इतनी मेहनत, इतना हार्ड वर्क,
पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत आप लोग करते हो, और वो 2 टाइम पीसफुली खाने को भी हम एंजॉय नहीं करते हैं। बहुत दया आती कई बार, क्यों नहीं शांति से बैठकर खाते भी क्यों नहीं है? ब्रेकफास्ट भी लोग ब्रेकफास्ट तो एकदम खड़े खड़े, लंच मीटिंग में, ऑफिस में मीटिंग होती तब लंच, और डिनर टीवी के सामने, शाम को डिनर टीवी के सामने। कोई भी चीज हम पीसफुली नहीं करते हैं। साहब मैं सिखाऊंगा जापान की वो पद्धति ज़ेन की कि चाय भी मेडिटेटिवली पियो। जापान की एक मेडिटेशन की टेक्निक है साहब, हंसी आएगी, जिसका नाम है टी मेडिटेशन। बोलो, रेड टी नहीं, ग्रीन टी। हाँ वो बता दो जापानी लोग नहीं तो कहेंगे टी मेडिटेशन में तो टी पीना तो व्यसन है। ग्रीन मेडिटेशन, ग्रीन टी, हेल्दी हर्बल टी। आप चाय पीते पीते एक एक उसका घूंट लो, और एक एक घूंट में जो टेस्ट हो रहा है उसको एंजॉय करते हुए, फील करते हुए, रियलाइज करते हुए उसको अंदर ले जाओ। दैट्स कॉल्ड टी मेडिटेशन। एंजॉय करो। एक तब कर सकते हैं खाते समय, फोन पे बातें नहीं, टीवी नहीं, मीटिंग नहीं, मौन में खाओ। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप जब भी किसी के घर जाते तो खाना लेके रूम में बैठकर चुपचाप क्यों खाते हैं? इसीलिए ताकि हम एंजॉय कर सके। आपके साथ बैठेंगे तो बातें करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा सूत्र। आयुर्वेद का तीसरा सूत्र है, बहुत मुश्किल है। आटा, जो भी आटा आता है ना, गेहूं का आटा, बाजरी का आटा, मक्के का आटा, जो खाने में यूज करते हैं, आयुर्वेद कहता है कि आटे को 7 दिन में यूज कर लो। मेरा काम तो भाई बाण भट्ट की परंपरा को आगे पहुंचाना। आटा 7 दिन में खत्म करो। 7 दिन के बाद वो आटा हेल्दी नहीं रहता है। 7 दिन में अब जाइए पुरानी परंपरा में, हमारी जो आटा घर में पीसा जाता था वो उतना ही पीसते थे 7 दिन के अंदर। साहब हिंदुस्तान की उस जमाने की लाइफस्टाइल इसी आयुर्वेद के बेस पर थी। और बात निकली है तो बता दूं, आटा खुद पीसते थे, गेहूं खुद पीसते थे। पता नहीं किन महापुरुषों ने एक गेहूं पीसने की चक्की बनाई होगी, वो घंटी बनाई होगी साहब। सबसे साइंटिफिक एक्सरसाइज, सबसे साइंटिफिक। वुमन प्रॉब्लम के लिए तो रामबाण दवा। गर्भाशय की जितनी बीमारियां होती है उसका लाइलाज उपाय है। आप वो करो। इसलिए आप देखना, अब लेडीज को जब ये प्रॉब्लम होती है गर्भाशय की, तो इसको अब योगा में एक्सरसाइज क्रिएट किए जिसमें वो प्रिटेंड किया जाता है कि आप बस ऐसे ऐसे करो दोनों हाथ से, और कुछ नहीं है, बिना घंटी आप आटा पीस रहे हो। तो 7 दिन में आटा खत्म करो। और सॉरी, वो आटा 7 दिन तक वो रहता है। और आयुर्वेद कहता है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा आप उसको 15 दिन में खत्म कर लो। कितने दिन में? 15 दिन के अंदर वो आटा है वो बचना नहीं चाहिए, टोटली चेंज, फ्रेश वन। उसके बाद उसमें कुछ बैक्टीरियल प्रोसेस होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। चौथा सूत्र आयुर्वेद का, आयुर्वेद कहता है कि 1 से 20 साल तक शरीर का श्रम करो। 1 से 20 साल तक शरीर का श्रम करो। ऐसा श्रम जिसको मैं आपकी भाषा में बोलूं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, प्ले। 1 से 20 साल तक के बच्चे को खूब खेलने दो, उतना ही उसका शरीर 100 साल तक जीने के लिए तैयार होगा। 21 साल से 60 साल तक
खेलने वाला तो श्रम नहीं कर पाएंगे। 21 साल से 60 साल तक आयुर्वेद का शब्द है उत्पादक श्रम करो। उत्पादक श्रम, प्रोडक्टिव लेबर वर्क, प्रोडक्टिव। खेलने में प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव वर्क का मतलब है जो भी आप प्रोफेशन में, जो भी आप जॉब में करते हो, उसमें फिजिकल थोड़ी एक्टिविटी रहनी चाहिए। वैसा श्रम 21 से 60 साल तक, और वो श्रम हमारा छूट गया 21 से 60 साल का। प्रोडक्टिव श्रम 1 से 20 साल तक के बच्चे वो खेलने कूदने वाला श्रम करते हैं। 21 से 60 साल वाला श्रम हम करना बंद कर दिया। इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बात चली है तो बता दूं, फिर भूल ना जाऊं। आयुर्वेद के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीज का है। एक फूड, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, तीसरा स्लीप। सबसे ज्यादा महत्व 3 चीज का, प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज। सबसे ज्यादा इन तीनों चीजों पर आयुर्वेद ने बहुत कुछ कहा है। तो ये तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र। और 60 के बाद एक्सरसाइज और वॉकिंग के सिवाय ज्यादा कोई श्रम नहीं करना। आयुर्वेद 60 तक पूरा श्रम कर लो। 60 के बाद प्रोडक्टिव श्रम नहीं का मतलब है अब 60 के बाद वजन थोड़ा उठा सकोगे। ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं उठाते हो आप। एयरपोर्ट में जाते ना तो लगेज उठाना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होता है। 60 के बाद वजन उठा ही नहीं सकते। तो 60 के बाद आयुर्वेद कहता है फिजिकल श्रम ज्यादा मत करो, एक्सेप्ट 2 चीज, एक्सरसाइज और वॉकिंग। और वॉकिंग से रिलेटेड लाइट एक्सरसाइज, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, इस टाइप की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन वजन उठाने वाली हैवी चीजें जो आपके डे टू डे लाइफ में है, लेबर वर्क 60 के बाद मत करो, आयुर्वेद कहता है। ज्यादा लेबर वर्क करोगे 60 के बाद। अब साइंटिफिकली सोचना क्यों मना की, क्योंकि 60 के बाद हड्डियां वीक हो जाती है। तो इसलिए 60 के बाद अगर कहीं शरीर को ज्यादा लेबर वर्क दोगे तो कहीं ना कहीं आपके बोन्स क्रैक हो सकते हैं। इसलिए बी वेल केयरफुल। पांचवा सूत्र, चिंता मत कीजिएगा, जितना भी होगा उसके बाद इसी का कंटिन्यू एक लेक्चर और है। हाँ, मेरा दिनचर्या कहाँ गई? हाँ, 11:15 तक है, 5 मिनट और है। पांचवा सूत्र है वात पित्त। लंबा सूत्र है, मैं शुरुआत कर दूं फिर आगे के लेक्चर में बात करूंगा। वात पित्त और कफ की प्रकृति को ध्यान में रखकर जीवनचर्या और फूड सिस्टम सेट करो। सूत्र इतना है, वात पित्त और कफ की अपनी प्रकृति को, अपनी बॉडी की सबकी नेचर अलग अलग है। कईयों की बॉडी की नेचर वात प्रधान है, मीन्स गैस। कईयों की पित्त प्रधान है, एसिडिक। कईयों की कफ प्रधान है। तो अपनी बॉडी की जो प्रकृति है, नेचर है, उसके अकॉर्डिंग फूड की व्यवस्था और उसके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल सेट करें। इस वात पित्त कफ की थोड़ी बात मैं शुरू करूं तो पहली बात, शरीर में आयुर्वेद के अनुसार पूरा टाइम टेबल है कब शरीर में वायु का ज्यादा फ्लो होता है, कब पित्त का ज्यादा फ्लो होता है, कब कफ का होता है। उसकी एक सिस्टम है। और बताया कि रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे तक शरीर में वायु की प्रधानता होती है। मिडनाइट 2
टू मॉर्निंग 6 AM उस समय वायु का टाइम है। वायु एक्सट्रीमली बॉडी में अच्छी तरह काम कर रही है, इसलिए ध्यान में रहना चाहिए कि रात को 2 से 6 बजे तक आप ऐसी चीजें ज्यादा न खाएं जो वायु को प्रकोपित करें। उसके अनुसार मैंने कहा ना फूड सेट करो, वो बाद में मैं बात करूंगा, अभी टाइम बता दूं। 2 से 6 वायु, और मैंने आपको बोला एक वायु डिस्टर्ब होती है तो कितने रोग होते हैं, रिपीट करो, 80 टाइप के रोग। आप कहेंगे 2-4 नाम तो बताओ। एक सीधा नाम है जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स पेन, शरीर में जितनी भी जॉइंट्स में पेन होता है, नेक से लेकर बैक से लेकर शोल्डर से लेकर नी तक, सब बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ वायु, ओवर वायु। ज्यादा वायु बढ़ जाए, शरीर में ज्यादा गैस बढ़ जाए तो जॉइंट्स पेन चालू होते हैं। और भी है, मैं आने वाले समय में बात करूंगा। पित्त का टाइम है 10 AM मॉर्निंग टू 2 PM नून, आफ्टरनून। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक टाइम है पित्त का। उस समय पित्त ज्यादा शरीर में एक्टिव रहता है। और तीसरी बात है एक चीज रहेगी ना, कफ 6 AM टू 10 AM, सुबह 6 बजे से 10 बजे, बीच का एक टाइम छूट गया ना, 2 से 6 का हो गया वायु, फिर 6 बजे से 10 बजे तक कफ का टाइम है। अब देखना, सुबह कफ ज्यादा डोमिनेट होगा। जिसको भी सर्दी वर्दी की प्रॉब्लम है तो सुबह 6 से 10 बजे तक ही टिश्यू बिश्यू लेके घूमना पड़ेगा, उसके बाद इस ओके। तो 6 से 10 का टाइम है कफ का। ये 3 आयुर्वेद का टाइम है, और इसी के आधार पर पूरी आयुर्वेद की सिस्टम सेट हुई है। आयुर्वेद कहता है कि सुबह 6 बजे तक वायु का प्रभाव रहता है, रात को 2 से सुबह 6 बजे तक। केवल सूत्र दे दूं, फिर कुछ आपको सारी नोट्स तो नहीं मिलेगी क्योंकि इतना सारा तो लिखा हुआ नहीं मिलता है, तो कुछ चीजें आप नोट कीजिए दिमाग में, कुछ चीजें आपको मिलेगी हैंडआउट्स में। सुबह 6 बजे तक वायु का प्रभाव रहता है, रात को 2 से 6। तो आयुर्वेद कहता है कफ का प्रभाव चालू होता है 6 o'clock से। अच्छा हो 6 बजे पहले उठ जाओ। कफ का प्रकोप चालू हो उसके पहले उठ जाना चाहिए। और मैंने कहा कि और इसी तरह रात का साइकिल भी चलता है, 2 बजे से 6 बजे, दिमाग में सेट कर लो, 2 से 6 रात को, 2 से 6 वायु, 6 से 10 कफ, 10 से 2 पित्त, उसके बाद रिवर्स चलेगा, फिर 2 से 6 शाम को, 2 से 6 वायु, 6 से 2 पित्त, 10 और 10 से 2। तो इस तरह से फिर पूरा रिवर्स चलता है। ये शायद नोट्स में लिखा है, आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से पूरी साइकिल 24 घंटा चलती है। रात को इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफस्टाइल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल 2 चीज के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए। बाकी रात की साइकिल तो नींद में चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि इसलिए 10 बजे तक साइकिल बदलती है, रात को 10 बजे तक सो जाओ, 10 बजे तक रात को सो जाओ। प्रॉब्लम यह है हिंदुस्तानी लोगों की कि 10 बजे हम सोते नहीं हैं।
लगभग नहीं सोते हैं। लगभग बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग, और मैं हिंदुस्तानी लोगों की बात कर रहा हूं, मैंने शब्द यूज किया हिंदुस्तानी लोगों की तकलीफ यह है। अमेरिकन लोग लगभग रात को 10 बजे तक सो जाते हैं। किसी भी अमेरिकन के आप हाउस में देख लेना, 10 बजे बाद लगभग लाइट चालू नहीं होगी। और जब वो सो जाते हैं तब हिंदुस्तानियों का दिन चालू होता है। फिर टीवी रात को 12 बजे तक 1 बजे तक जगते रहते हैं। हिंदुस्तान में फोन चालू, उनको डिस्टर्ब करते, बेचारे काम चालू कर रहे हैं। आपका काम पूरा हो रहा है, रात को उनका काम चालू हो रहा है, फोन कर करके उनको डिस्टर्ब करते हो कि नहीं? होता है कि नहीं? रात को मत जगो 10 बजे बाद, क्योंकि रात को जो जगने की सिस्टम है 10 बजे बाद, तो पहला रूल ब्रेक किया आयुर्वेद का, तो सुबह 6 बजे उठोगे कैसे? फिर दूसरा रूल ब्रेक किया। आयुर्वेद कहता है 10 बजे सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ। कितना घंटा नींद हुई? 8 आवर्स स्लीप हुई। इन एवरेज 8 घंटे की नींद चाहिए। अब नींद घटा भी सकते हैं आप चाहे तो, और कुछ स्थिति में नहीं चाहे तो भी नींद घट जाती है। उम्र बढ़ने के साथ नींद घटती है। जितनी जितनी उम्र बढ़ेगी नींद घटती जाएगी, जितनी जितनी एज छोटी होगी नींद ज्यादा होगी। एक 5-7 साल का बच्चा 10 घंटा सोए, वो आलसी नहीं है, वो उसकी नीड है। लेकिन 70 इयर्स का आदमी 8 घंटा की जरूरत ही नहीं है, और जरूरत होगी तो सो भी नहीं पाएगा, बीच में 5 बार किचन में जाएगा। मैं आपकी लैंग्वेज बोल रहा हूं। नींद नहीं आती रात को। कई लोग कहते रात को नींद में फिर ऐसी भूख लगती, नींद खुलती तब, नींद खुलती तब भूख खुलती है, और फिर जाते हैं, क्योंकि नींद नहीं आती। उम्र बढ़ने के साथ 4-5 घंटे की नींद हो जाती है। तो इसलिए कहा रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ। टाइम पूरा हो रहा है, सॉरी, मुझे घड़ी के टाइम पर चलना है, लेकिन डोंट वरी, एक और लेक्चर है इसी आयुर्वेद का, उसमें मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट। ये मैंने आयुर्वेद के फॉर्मूला बताए, रूल बताए नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए। अभी और है 2-3 और छूट गए हैं, मुझे 10 एक सूत्र बताने थे और कुछ, और फिर मैं आपको हमारे किचन में बहनों के लिए तो बहुत जरूरी है। पता नहीं इस शिविर में सब स्कैटर्ड बैठे है ना, पता नहीं चल रहा है, बहनें कम दिखाई दे रही क्या बात है पता नहीं, लेकिन इक्वल है लगभग। क्योंकि व्हाइट ड्रेस है ना, पता नहीं चल रहा, सब पुरुष जैसे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा किचन, हमारा रसोई घर, और रसोई घर में बहनों की सबसे प्रिय चीज मसाले का डब्बा। वो मसाले का डब्बा मसाला नहीं है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑल द मसाले का डब्बा इज द मेडिसिन। मसाला शब्द आयुर्वेद में है ही नहीं। ये मिर्ची और ये हल्दी, ये उसको आयुर्वेद में मसाला कहते ही नहीं है, मेडिसिन कहते हैं। मैं बताऊंगा, ये सो इंटरेस्टिंग। जरा भूमिका तो बना लो आने वाले लेक्चर की है, क्योंकि साइकोलॉजी में मैंने एमए किया है। तो एवरीथिंग इज अ मेडिसिन। हल्दी इज अ मेडिसिन, जीरा इज द मेडिसिन, राई इज द मेडिसिन, सॉल्ट इज अ मेडिसिन, शुगर इज अ मेडिसिन। ये सब मैं आने वाली क्लास में बताऊंगा। और खास करके मुझे बात करनी है हाई ब्लड प्रेशर, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल दिस थिंग्स, डायबिटिक प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, ऐसी कुछ बीमारी, ओबेसिटी, ऐसी कुछ सिलेक्टेड जो प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा हमें परेशान करती है। आयुर्वेद का पक्का मानना है कि आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से आप बाईपास को बाईपास कर सकते हैं। सुन रहे मेरा सेंटेंस? बाईपास को बाईपास कर सकते हैं। बाईपास में आर्टरी कटवाने की जरूरत नहीं है,
आप उसको भी बाईपास कर सकते हैं। कुछ चीजें जितना मुझे नॉलेज है आने वाली क्लास में बताऊंगा। 10:15 बजी है और बस हमें ब्रेक करना है, लेकिन ब्रेक में बाहर नहीं जाना है। लेट कर हम कायोत्सर्ग करेंगे, वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। शवासन का कार्यक्रम है 30 मिनट का, लगभग आधे घंटे का हम कायोत्सर्ग करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर किसी को बहुत आवश्यक हो, टॉयलेट जाना हो, बाथरूम जाना हो, 2 मिनट आपको एडजस्ट होने के लिए मैं टाइम देता हूँ, 2-3 मिनट। और एडजस्ट भी होना पड़ेगा। आपने जो अपना योगा मैट फोल्ड किया था उसको वापस स्प्रेड आउट कर ले और लेटने जितनी जगह की व्यवस्था कर ले। 2 मिनट में टाइम देता हूँ, जरा रिफ्रेश हो जाओ और फिर हम कायोत्सर्ग की प्रक्रिया चालू करते हैं। थैंक यू।